नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर कवर करने वाले हैं, जिसमें हम दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। और आज मैं आपको 1857 की क्रांति कवर कराने वाला हूं, प्लस गांधी युग भी आज हम कवर करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। इससे पहले दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं अभी तक। हम दोस्तों बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं, फिजिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड हाफ ऑफ हिस्ट्री। मतलब हम 90% सिलेबस कवर कर चुके हैं दोस्तों। आज ही से दोस्तों हमारा न्यू सब्जेक्ट चालू होगा, इकोनॉमिक्स। और देन इकोनॉमिक्स 4 से 5 घंटे या 5 से 6 घंटे में कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों स्टैटिक जीके आएगा, ये भी आपका 5 से 6 घंटे में हम कवर करेंगे। तो इस टाइप से आप मान सकते हैं 15 to 16 सितंबर तक हिस्ट्री प्लस ये सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों हमारा अलग से सेशन चलेगा करंट अफेयर का। प्लस साथ में दोस्तों हम एमसीक्यू सेशन भी चलाएंगे, जिसमें हम लास्ट 15 ईयर के एसएससी जेईई के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। प्लस जो भी अभी रिसेंट में एग्जाम हुए हैं एसएससी के, डीएसएसबी के, डीएफसीसीएल के, इन सभी क्वेश्चंस को भी यहाँ पे हम कवर करेंगे, जो भी जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस हैं। तो इस टाइप से दोस्तों हम पूरा सिलेबस 120 आवर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हम 90% सिलेबस कवर कर चुके हैं और इसमें हमारा ऑलमोस्ट 70 आवर्स लगा है दोस्तों। तो 120 आवर्स में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। प्लस साथ में दोस्तों जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यही पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ना तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी और ना ही आपको नोट करना है। बस आपने इसको डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना है और उससे आप रिवीजन करेंगे तो आपका आसानी से रिवीजन हो जाएगा और आपको दोस्तों टाइम भी नहीं लगेगा। 120 आवर्स का ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है, आप इसको यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए आपने कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना होगा। और मुझे इस नंबर पे मैसेज करना होगा दोस्तों 9568738917। देखो टाइम बहुत कम है, इतने कम टाइम में यहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। और जीके और जीएस का दोस्तों बहुत बड़ा इशू होता है, आपने भी देखा होगा, एग्जाम दिया है तो क्वेश्चंस नहीं लगते हैं। बट इस पूरे सिलेबस को करने के बाद दोस्तों आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 35 to 40 मार्क्स आराम से दोस्तों, इतना स्कोर आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो हम पढ़ रहे थे दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके पहले की थोड़ी सी कहानी बता देता हूं। पहले क्या था दोस्तों, बंगाल में 1664 के बाद क्या हुआ, गवर्नर बना। ये गवर्नर किसका था दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए गवर्नर की पोस्ट को बदल के गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अभी भी बंगाल का हुआ है दोस्तों, इंडिया का नहीं हुआ है। उसके बाद दोस्तों फिर से ये एक एक्ट पास करते हैं, 1813 का एक्ट पास करते हैं। उसके बाद ये क्या कर देते हैं दोस्तों, इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ये बना देते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सभी चीज़ें हम कर चुके हैं। आज हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं और इसमें साथ में दोस्तों मैं 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा, गांधी युग भी पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों कल हमने लॉर्ड ऑकलैंड तक कवर किया था, आज हम आगे का कवर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं लॉर्ड
एलन ब्रो का टाइम पीरियड आपने ध्यान रखना है 1842 से 1844, मतलब इसने 2 साल यहां पे शासन किया दोस्तों। और यहां पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हुई थी वे क्वेश्चन में पूछी जाती है, जैसे कि दोस्तों एबोलिशन ऑफ स्लेव सिस्टम, तो यहां पर दोस्तों दास प्रथा का अंत इसी के टाइम पीरियड में हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे जो संडे का हॉलीडे होता है ये 1843 से चालू हुआ था दोस्तों, ठीक है, इसी के टाइम पीरियड में। इंट्रोड्यूस थॉमसन स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एजुकेशन इन लोकल लैंग्वेज, तो दोस्तों यहाँ पर थॉमसन ने एक स्कीम बनाया जिसमें जो भी ग्रामीण इलाके होते हैं उनमें जो एजुकेशन है उसको लोकल लैंग्वेज में करने की बात की गई, ठीक है, जिससे कि जो लोकल एरियाज होते हैं, ग्रामीण इलाके होते हैं, उनकी शिक्षा में सुधार हो सके। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग में क्या हुआ था दोस्तों, मेल सैक्रिफिकेशन इन खोंड ट्राइब, जो सैक्रिफाइस होता था मेल सैक्रिफाइस खोंड ट्राइब्स में, इस पर रोक लगा दी गई, ठीक है, मतलब नर बलि पर रोक लगा दी गई। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ दोस्तों, और यहाँ पर ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई। इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने एंग्लो सिख वॉर अच्छे से कवर करा रखा है, आप जाके पहले की वीडियो देख सकते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। अब देखो यहां से आपको कंफर्म एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, यहां से हर बार क्वेश्चन पूछता है लॉर्ड डलहौजी, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इसका टाइम पीरियड आपने अच्छे से ध्यान रखना है 1848 से 1856, 1848 से 1856 तक का इसका टाइम पीरियड था दोस्तों। और ये इंडिया में सबसे यंगेस्ट गवर्नर जनरल था। कितनी एज थी दोस्तों इसकी, 36 ईयर। अब देखो पूरे इंडिया को कंट्रोल करना है भाई, इंडिया को कंट्रोल करना है, और उसके लिए 36 साल उम्र की एज में ये क्या बनता है दोस्तों, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है। तो ये सबसे यंगेस्ट गवर्नर जनरल था। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, दोस्तों इसको आधुनिक भारत का निर्माता बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जो एकदम न्यू थी। जैसे कि दोस्तों जो पोस्टल सिस्टम था उसकी शुरुआत हुई थी, रेलवे की शुरुआत हुई थी, बहुत सारी चीज़ें इसने यहाँ पे की थी। बट कुछ इसने कंट्रोवर्शियल काम भी किए थे जिसके लिए दोस्तों इसको आज भी थोड़ा बहुत मतलब नेगेटिव क्रेडिट जाता है। चलिए हम बात करेंगे दोस्तों फादर ऑफ टेलीग्राफ। टेलीग्राफ के फादर किसको बोला जाता है, लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है। और ये कहाँ पर स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, ये दोस्तों स्टार्ट किया था 1852 में। कलकत्ता एंड आगरा वर कनेक्टेड बाय टेलीग्राफ। तो दोस्तों यहाँ पे कोलकाता जो है दोस्तों और आगरा, इनके बीच में टेलीग्राफ की सुविधा यहाँ पे लॉन्च की गई थी। देखो इसका बेनिफिट अपने लिए ये यूज करते थे इसको, ये कभी भी हमारे लिए ऐसा काम नहीं किए भाई। रेलवे लाइन लगाया अपने पर्पज़ के लिए लगाया, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए लगाया। इन्होंने टेलीग्राफ की सुविधा की अपने पर्पज़ के लिए की, क्योंकि कम्युनिकेशन आसान हो जाता है, ठीक है। डाक की सुविधा की तो अपनी चिट्ठियाँ भेजने के लिए की। मतलब आम नागरिक के लिए, इंडियन नागरिक के लिए कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं था कि इन्होंने उसके लिए कुछ किया। रिफॉर्म होते रहते थे, वो तो हर शासन में होते हैं, तो किसी में ज़्यादा हो जाते हैं, किसी में कम होते हैं। तो रिफॉर्म को छोड़ के दोस्तों ये सभी चीज़ें ये भी रिफॉर्म में आती हैं, बट ये अपने पर्पज़ के लिए की गई थी। फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जो आप एग्जाम देते हैं आईईएस का, उसके फादर कौन है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। उसी के टाइम पीरियड में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, मतलब पीडब्ल्यूडी की भी स्थापना हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और आपने देखा होगा पीडब्ल्यूडी वर्ल्ड का सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिसकी स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट रेलवे लाइन ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली, और कहां से कहां तक चली दोस्तों, ये चली थी बॉम्बे टू थाने। ये पहले अलग अलग थे, अब दोनों एक साथ ही हैं, मतलब कि मुंबई में आपको थाने देखने को मिल जाएगा। पहले बॉम्बे अलग था, थाने अलग था।
और इनके बीच की डिस्टेंस थी दोस्तों 34 किलोमीटर। और यहाँ पे ब्रॉड गेज यूज किया गया था, ब्रॉड गेज यूज किया गया था। और ये कब बना दोस्तों, ये बना था 1853 में, मतलब फर्स्ट रेलवे लाइन बनी थी 1853 में। और इनके बीच की दूरी कितनी थी, 34 किलोमीटर। ब्रॉड गेज यहाँ पे यूज किया गया था। और इसका इनिशियल पर्पस था दोस्तों कॉमर्शियल रीजन के लिए दोस्तों इसको चला गया। फिर हम बात करेंगे सेकंड रेलवे लाइन, जो कि 1854 में बनी, कोलकाता टू रानीगंज कोल माइन फील्ड। तो कलकत्ता से रानीगंज कोल माइन फील्ड तक एक रेलवे लाइन का निर्माण किया गया 1854 में, जो कि थी दोस्तों सेकंड रेलवे लाइन। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों सेकंड एंग्लो सिख वॉर, जो कि 1849 में हुआ। ये किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों, ये हुआ था सिख और इंग्लिश कंपनी के बीच में। और इसमें दोस्तों सिख हार जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड द होल ऑफ पंजाब टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। और पहली बार ऐसा हुआ था दोस्तों कि पंजाब किसमें विलय हो जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में या ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय हो जाता है। देखो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी अलग थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग थी, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी में ये शामिल हो जाता है। पहले क्या था दोस्तों, राजा रणजीत सिंह के टाइम पे जो सतलज वाला पार्ट था, सतलज के नॉर्थ वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट राजा रणजीत सिंह का था। और अमृतसर की संधि में ये बातें की गई थी कि आप सतलज से इधर नहीं आएंगे और हम आपकी टेरिटरी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट उसके बाद जैसे ही उनके लड़के आते हैं दिलीप सिंह, तो यहाँ पे सेकंड एंग्लो सिख वॉर होता है। और इसमें दोस्तों डलहौजी कैप्चर कर लेता है पूरे पंजाब को। और ये बहुत बड़ी जीत थी, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था हिस्ट्री में, अभी तक किसी ने पंजाब पर कब्जा नहीं किया था। एकमात्र ऐसा शासक है डलहौजी जिसने दोस्तों यहाँ पे कब्जा किया था। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सिक्किम को कैप्चर किया गया। देखो सिक्किम को कैसे कैप्चर किया इसने दोस्तों वहां पे 2 डॉक्टर के साथ एक कोई मिसबिहेवियर हुआ, किसने किया होगा मिसबिहेवियर, और उसी के बिहार पे इसने बोला कि भाई यहाँ पे डॉक्टर के साथ बदतमीजी हुई है, इसलिए हम सिक्किम को अपने राज्य में मिला रहे हैं, अपने शासन में मिला रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसने ही इंट्रोड्यूस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड कैप्चर। इसने दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था, राजा के लड़के ही राजा बनेंगे, राजा की संतान ही राजा बनेगी। बट अगर किसी के राजा, मतलब कोई राजा है, लेट्स सपोज कोई राजा है और उसकी संतान नहीं है, तो गोद ले लेता था और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी वो गोद वाला लड़का हो जाता था। बट डलहौजी ने क्या काम किया, इसी चीज को दोस्तों इसने बिल्कुल नलिफाइड कर दिया कि अब गोद लिया हुआ लड़का राजा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसने बहुत सारे राज्य कैप्चर किए, जैसे कि दोस्तों सतारा, सबसे पहले सतारा को इसने कैप्चर किया 1848 में। उसके बाद जैतपुर एंड संबलपुर को कैप्चर किया। उसके बाद उदयपुर को, झांसी को, नागपुर को, अवध को। देखो दोस्तों, झांसी को आपको पता होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने एक मतलब कि एक लड़के को अडॉप्ट कर लिया था, गोद ले लिया था, तो उसी के ब्याह पे उसको भी कैप्चर कर लिया जाता है। यहाँ पे फिर बात करेंगे दोस्तों अवध को। अवध को बहुत ही अजीब तरीके से इसने क्या किया, कैप्चर किया। देखो वाजिद अली शाह था वहाँ का नवाब, लास्ट नवाब था अवध का। इसको गाने बजाने का ज़्यादा शौक था, नाचने गाने का ज़्यादा शौक था। तो लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि भाई देखो, तुम्हें तो नाच गाने से फुर्सत नहीं है, तो तुम्हारे यहाँ पे प्रॉपर रूप से कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा है, आप अपनी सरकार को नहीं चला रहे हैं ठीक तरीके से, इसलिए हम आपको कैप्चर कर रहे हैं। और इसको पेंशन दी और अवध को कैप्चर कर लिया दोस्तों। तो इस टाइप से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यहाँ पे लॉन्च किया गया और उसके तहत दोस्तों ये सभी चीजें हुई। आपने ध्यान क्या रखना है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला स्टेट जिसको दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिलाया गया था, वो था दोस्तों सतारा। ठीक है, और ये भी सभी याद रखने हैं दोस्तों, आपने पूछ सकता है इनमें से कौन सा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे दोस्तों।
इसने पोस्टल सिस्टम की शुरुआत की दोस्तों इंडिया में। इंप्लीमेंटेशन ऑफ वुड डिस्पैच फॉर एजुकेशन, देखो वुड डिस्पैच था दोस्तों एक मतलब कि जैसे कि एक ड्राफ्ट होता है और ड्राफ्ट में चीजें लिखी होती है, ऐसे ही ये वुड डिस्पैच था, एक पेपर था, एक ड्राफ्ट था, उसमें चीजें लिखी हुई थी। उसमें 3 कैटेगरी में शिक्षा को डिवाइड किया था दोस्तों, प्राइमरी बेसिस, मिडिल और हाई एजुकेशन, जैसे कि यूनिवर्सिटी होती है दोस्तों और कॉलेज होते हैं और प्राइमरी कॉलेज होते हैं या प्राइमरी स्कूल होते हैं। तो इनमें प्राइमरी स्कूल में लोकल लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज का यहाँ पे दोस्तों व्यवस्था की गई और मीडियम जो आपके हायर एजुकेशन के होते हैं दोस्तों उनमें इंग्लिश की, और यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से यहाँ पे वुड डिस्पैच की शुरुआत होती है। बट दोस्तों ये यहाँ पे शुरुआत होती है, बट लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ये इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, पूरी तरह से कहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। यहाँ पे दोस्तों टाइटल्स और पेंशन को खत्म कर दिया गया। टाइटल्स जैसे कि बादशाह की उपाधि होती है, नवाब की उपाधि होती है, ये सभी चीजें खत्म कर दी गई। जिसको जितनी पेंशन मिलती थी, जैसे कि 26 लाख रुपए बादशाह को मिलते थे, वो भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। मेड शिमला एज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो भाई शिमला को समर कैपिटल बनाया था। ठीक है, और सिविल सर्विस में एग्जाम की शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने। पहले एग्जाम नहीं हुआ करता था, इंग्लैंड के कॉलेज से पढ़ के आए और आके दोस्तों यहाँ पे भर्ती हो जाते थे और बन जाते थे आईएएस। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे सिविल सर्विस के लिए। तो ये शुरुआत हुई थी दोस्तों 1853 में। उसके बाद 1856 में क्या हुआ दोस्तों? विडो मतलब कि विधवा रीमैरिज एक्ट पास किया गया। ड्राफ्टिंग किया था दोस्तों डलहौजी के टाइम में और इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ दोस्तों कैनिंग पीरियड में। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग तो कब हुई थी? डलहौजी के टाइम पे, और ये इंप्लीमेंट कब किया गया? कैनिंग के पीरियड में। राजा राम मोहन राय ने इसको समर्थन किया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यू गोरखा रेजिमेंट यहां पे बनाई गई। ठीक है, तो पूछा जाएगा न्यू गोरखा रेजिमेंट किसके टाइम पीरियड में बनाई गई थी? तो आपने बताना है लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। चलिए अब फिर बात करते हैं हम शिमला मेड दी हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी। तो आर्मी का हेडक्वार्टर किसको बनाया गया? शिमला को बनाया गया। तो ये है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। अब हम बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में। एक बार पानी पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए। लॉर्ड कैनिंग ने क्या क्या चीजें यहां पे की दोस्तों? तो ये लास्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का और फर्स्ट वाइसराय था दोस्तों इंडिया का। ठीक है, 1858 में एक एक्ट आती है, आगे चल के बताऊंगा आपको। उसी के तहत इसको लॉर्ड कैनिंग को दोस्तों पहला वाइसराय बना दिया जाता है इंडिया का, और यहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाता है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कोई भी रोल नहीं होगा इंडिया में। यहाँ पे दोस्तों शासन कौन करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी। जो भी लॉज बनाएगी वो कौन बनाएगी? ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी। सारा रेवेन्यू किसके पास जाएगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जाएगा। तो 1858 के बाद यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और पहली बार यहाँ पे फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया बनता है लॉर्ड कैनिंग, और लास्ट गवर्नर जनरल होता है इंडिया का। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों 1857 का रिवोल्ट भी हुआ, 1857 की क्रांति हुई, आगे चल के मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पे दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास बना। किसके अंतर्गत दोस्तों? वुड डिस्पैच के अंतर्गत, जो कि 1857 में बना था। इसको ड्राफ्ट कब किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में, और इसको इंप्लीमेंट किया गया दोस्तों कैनिंग के टाइम पीरियड में। चलिए फिर करेंगे बात हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म की। यहाँ पे दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। देखो 3 चीजें थी। एक परमानेंट सेटलमेंट था जिसको जमींदारी बोलते थे, एक था दोस्तों रैयतवाड़ी, एक था महालवाड़ी। तो ये दोस्तों सिस्टम थे टैक्स वसूलने के। तो जमींदारी में क्या हुआ करता था? ये है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये है दोस्तों जमींदार,
और ये है किसान, फार्मर है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों लीज पर जमींदार को लैंड दिया करती थी कि आपको 10 साल के लिए लैंड दिया जा रहा है, आपने क्या करना है, इसमें से जो भी टैक्स आएगा फार्मर से उसका 90% हमको देना है और 10% अपने पास रखना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों जमींदारी सिस्टम, जिसको बोलते थे परमानेंट सेटलमेंट। फिर बात की गई दोस्तों रैयतवाड़ी सिस्टम की। रैयतवाड़ी सिस्टम में बीच में से जमींदार को हटा दिया गया। अब जो लैंड का ओनर होगा दोस्तों वो कौन होगा, लैंड का ओनर डायरेक्ट फार्मर या किसान को बना दिया गया। अब किसान ही दोस्तों डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स पे करेगा। अब देखो जमींदार बीच में से हट गया तो जमींदार का प्रॉफिट पूरी तरह से खत्म, तो किसान पर बर्डन कम हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों मालवाड़ी पूरे गांव का राजस्व इकट्ठा होकर किसके पास जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता। 3 ये सिस्टम थे। तो यहाँ पे दोस्तों परमानेंट या जमींदारी सिस्टम को पूरी तरह से हटा दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, नील जो नील की खेती होती है उसका भी रिवोल्ट किया गया था दोस्तों। और 1859 में व्हाइट म्यूटिनी बाय यूरोपियन ट्रूप्स। तो दोस्तों 10,000 यूरोपियन ट्रूप्स ने यहाँ पे दंगा कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे पेंशन को लेके, सैलरी को लेके कुछ मतभेद था, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल थे। तो इससे दुखी होके कैनिंग क्या करता है, सभी को भगा देता है कि जाओ अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, अगर तुम यहाँ पे दंगा करेंगे तो इंग्लैंड चले जाओ। तो वो इंग्लैंड भगा देता है सभी को, 10,000 ट्रूप्स को इंग्लैंड भगा देता है। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। ठीक है, और इसी के तहत दोस्तों, इसी के तहत फर्स्ट वाइसराय बनता है इंडिया में कैनिंग। एंड ऑफ EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड हो जाता है यहाँ पे। और कैनिंग दोस्तों विड्रॉ कर लेता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को, क्योंकि इससे पूरे देश में बहुत ज़्यादा अशांति फैल चुकी थी। सभी ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। तो कैनिंग को कुछ गड़बड़ होने की आशंका लग रही थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसको होती दिखाई दे रही थी। तो इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। और यहाँ पे ये बात की जाती है कि देखो ये सभी चीज़ें कब हुई थी, ये सभी चीज़ें हुई थी दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद। मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और 1858 का जो एक्ट आया था, ये सभी चीज़ें 1857 के बाद हुई थी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण ही सबसे ज़्यादा दंगे भड़कते हैं दोस्तों। 1857 की मेन कारण कौन था दोस्तों, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है और बोला जाता है कि अब हम अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं करेंगे, जितना हो चुका है उतना ही रहेगा। जिसका जो हिस्सा हमारे पास है वो हिस्सा हमारे पास रहेगा, जो भी ट्रीटी हो चुकी है वो रहेगी, बट आगे हम अपना ब्रिटिश साम्राज्य को एक्सपेंड नहीं करेंगे। फिर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे इंडिया हाई कोर्ट एक्ट आया 1861 में। इसमें दोस्तों बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 में आया दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट। इंडियन पुलिस एक्ट भी आया दोस्तों 1861 में, जिसमें IG, DSP और SP की पोस्ट यहाँ पे दोस्तों लाई गई। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट इंडियन पिनल कोड एक्ट 1862। तो इंडियन पिनल कोड IPC जो आप आज पढ़ते हैं, IPC की धारा तो ये कब से चली आ रही दोस्तों, 1862 से। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों, ये लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब हम यहाँ पे ग्रेट रिवोल्ट 1857 की बात करने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और इसको पढ़ना भी जरूरी है। इसके कोज दोस्तों कारण क्या थे, तो देखो इसके बहुत ज़्यादा कारण थे। मैं देखो एकदम से जैसे कि बोला गया कारतूस, चर्बी लगे कारतूस इसका कारण था दोस्तों, वो इमीडिएट कोज था। अब इतनी बड़ी घटना एकदम से नहीं हो सकती है कि आज ही कोई कारण हुआ और आज ही इतनी बड़ी घटना हो जाए। तो इसके लिए पहले से ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अंग्रेज़ों ने पहले से ही इंडिया को गुलाम बनाना चालू कर दिया था, अपनी चीज़ें फोर्सफुली यहाँ पे इम्पोज कर रहे थे। तो उससे यहाँ के राजा, यहाँ की जनता पूरी तरह से दुखी हो चुकी थी दोस्तों। तो यहाँ पे कोजिस देखेंगे, जैसे कि मिलिट्री कोज, पॉलिटिकल कोजिस, इकोनॉमिक कोजिस, रिलीजियस कोजिस।
तो मिलिट्री को जिसमें दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नो यूनिफॉर्मिटी फॉर इंडियन सोल्जर। तो यहाँ पे दोस्तों इंडियन सोल्जर में और यूरोपियन सोल्जर में मतभेद किया जाता था। यहाँ पे इनको हायर पोस्ट पे नहीं रखा जाता था, सैलरी उनसे कम दी जाती थी। तो सभी चीज़ें दोस्तों, सुख सुविधाएं जितनी भी थी दोस्तों, ये इंडियन सोल्जर्स को कम दी जाती थी। तो इसी से परेशान थे इंडियन सोल्जर, ठीक है। तो ये भी एक कारण बना 1857 की क्रांति का। उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटिकल कोज की, राजनीतिक कोज की। तो यहाँ पे दोस्तों ये आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि इसका मेन कोज था। इकोनॉमिक कोज में हम बात करेंगे दोस्तों, देखो इकोनॉमिक कोज में हाई रेट ऑफ टैक्सेशन हो जाएगा। मतलब ये क्या करते थे दोस्तों, ज़्यादा टैक्स लगाते थे किसानों के ऊपर। व्यापार कोई कर रहा है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा गड़बड़ मतलब झेले थे किसान या आम आदमी। फिर रिलीजियस कोज भी हुए दोस्तों, जैसे कि एंटी सती रेजुलेशन पास किया गया 1829 में, मतलब सती प्रथा पर रोक लगा दी गई 1829 में। तो देखो ये पहले से चलता आ रहा था, अगर आपके रिलीजन में कोई छेड़खानी करेगा, जैसे कि आप लेट सपोज आप होली का त्यौहार मनाते हैं और कोई बोले कि होली के त्यौहार में रंग नहीं खेलने चाहिए, रंग से नुकसान होता है, ये होता है, और रंग पे पूरी तरह बैन लगा दे, तो आपके लिए वो दुश्मन है। तो ऐसे अच्छा है या बुरा है ये मैटर नहीं करता है दोस्तों, जो रिचुअल्स हैं वे चलते आ रहे थे। जैसे कि सती प्रथा एक बुरी चीज़ें थी, इस पर रोक लगाई गई, अच्छी बात है, बट उनको ये बात रास नहीं आई। विधवा रीमैरिज ये भी दोस्तों प्रॉब्लम का कारण बना दोस्तों। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब दोस्तों रंग भेद में यहाँ पे दोस्तों क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, गोरे कालों में डिस्क्रिमिनेशन होता था, और क्रिश्चियनिटी। तो दोस्तों ये अपना रिलीजन यहाँ पे फोर्सफुली इम्पोज करते थे। तो ये सभी कोज थे 1857 की क्रांति के। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की। इमीडिएट कोज की बात करें दोस्तों, इमीडिएट कोज था, देखो वहां पे जो इनफील्ड राइफल थी दोस्तों, उसमें एक कारतूस यूज होता था, जिसमें यह अफवाह फैला दी गई कि जो ये कारतूस है दोस्तों ये बना है काउ एंड पिग के मीट से। मतलब पहले क्या करते थे, इस टाइप से उसको छीलते थे, तब जाके डालते थे, तब जाके फायर करते थे। तो जो उसका ये वाला पार्ट था दोस्तों ये बना था, मतलब ये अफवाह थी, रूमर्स थे, ऐसा कुछ नहीं था कि ये गाय और सुअर के मीट से बना है। तो गाय हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती है, और जो पिग है दोस्तों वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे हुई। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों 29 मार्च 1857 में क्या हुआ। मंगल पांडे दोस्तों विद्रोह कर देता है। मंगल पांडे इस कारतूस को छीलने से मना कर देता है, यूज करने से मना कर देता है, और ये फर्स्ट पर्सन था टू रिवोल्ट एट बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ पे दोस्तों, बंगाल में है। बैरकपुर छावनी आज भी है बंगाल में। तो वहाँ पे दोस्तों ये पहला पर्सन था जिसने ये रिवोल्ट की शुरुआत की। रिफ्यूज टू यूज न्यू राइफल कार्टेज, तो न्यू राइफल के कार्टेज को ये पूरी तरह से मना कर देता है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। ही वॉज द सिपॉय ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री ऑफ बंगाल। तो ये पूछा जाएगा दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है, वो किस नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था, तो आपने बताया 34th नेटिव इन्फेंट्री ऑफ बंगाल का, ठीक है। ही किल्ड 2 ऑफिसर, हुगसन एंड बग्स। दोस्तों इसने 2 आर्मी ऑफिसर को मारा था, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इसी के लिए 6 अप्रैल 1857 को दोस्तों मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। अब देखो ये घटना हुई थी बैरकपुर में, तो इसकी चिंगारी भड़क उठी। मतलब अब साउथ इंडिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ईस्ट और वेस्ट में भी बहुत कम ही ऐसा हुआ दोस्तों। सबसे ज़्यादा सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में ऐसा हुआ। मतलब ये दंगे सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में भड़के। तो दोस्तों देखो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में जो राजा जिनका राज्य छिन चुका था, तो वे भी अपना बदला लेना चाहते थे, तो वे भी मिलने लगे। दूसरा जमींदारों पे जिस पे ज़्यादा टैक्स या जिससे लैंड ले ली जाती है, वे भी इस 1857 क्रांति का पार्ट बनने लगे। तो इस टाइप से दोस्तों नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह से ये फैल जाता है। फिर 24 अप्रैल 1857 में क्या होता है, द मेन रिवोल्ट बिगन एंड मेड।
तो दोस्तों मेरठ उत्तर प्रदेश में है, ये मतलब जहां से हम रहते हैं ये मेरठ ही है दोस्तों। तो मेरठ में छावनी है और सबसे बड़ा रिवोल्ट मेरठ में ही स्टार्ट होता है। अब देखो ये क्या करते हैं दोस्तों, मेरठ में रिवोल्ट स्टार्ट होता है और ये 11 मई को दोस्तों 1857 में ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। यहाँ से 50-60 किलोमीटर है दिल्ली पहुंच जाते हैं और वहाँ पे दोस्तों पूरी तरह से दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं। बहुत मार काट मचाते हैं, जो भी वहाँ पे यूरोपियन सोल्जर्स होते हैं, ब्रिटिश इंडिया के सोल्जर होते हैं, उनको मार काटते हैं दोस्तों। और ये पहुंचते हैं फाइनली बहादुर शाह सेकंड के पास। बहादुर शाह सेकंड पहले मतलब कि उस टाइम बहुत ही बुजुर्ग था, अब उसके हाथ में मतलब कि इतनी पावर नहीं थी, बस 10-15 किलोमीटर का क्षेत्र था उसका, वहाँ तक ही चलती थी उसकी। तो ये लास्ट मुगल था और इसको बोलते हैं कि आप हमारी हेल्प कीजिए, आप ही क्या है मतलब आप ही इस इंडिया के किंग हैं। अब इतनी बात सुन के मतलब बुढ़े में भी ताकत आ जाती है, वो बोलता है ठीक है हम आपका साथ देंगे। तो वो इसका साथ देता है दोस्तों और यहीं से शुरुआत होती है इस 1857 की क्रांति की। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम बरेली में। दोस्तों देखो यहाँ पे हम बात करेंगे हर एक प्लेस की, जैसे कि बरेली है, बिहार है, दिल्ली है, कानपुर है, लखनऊ है, झांसी है, वहां पर दोस्तों कौन कौन से इंडियन लीडर थे। तो यहाँ पे दोस्तों बरेली में खान बहादुर खान था, इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये दोस्तों 1857 क्रांति को लीड कर रहे थे बरेली में। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों बिहार में कुंवर सिंह थे और कुंवर सिंह को गोरिल्ला वॉरफेयर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और उसी के लिए इनको जाना जाता है। ये छोटे कद के थे दोस्तों। तो कुंवर सिंह बिहार में लीड कर रहे थे, जो कि जमींदार थे दोस्तों वहाँ के, जो कि जगदीशपुर के जमींदार थे। यह है दोस्तों जगदीशपुर, आई थिंक नीचे चला गया है इसको। और फिर बात करेंगे दोस्तों दिल्ली में दोस्तों बहादुर शाह सेकंड थे, जो लास्ट बादशाह थे दोस्तों, या लास्ट मुगल थे, बादशाह तो उस टाइम नहीं था, लास्ट मुगल थे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जॉन निकोलसन ने इस दिल्ली के रिवोल्ट को दबाया था, ठीक है। ये दोस्तों ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिसने रिवोल्ट को दबाया। कानपुर में दोस्तों नाना साहिब एंड तात्या टोपे। तो नाना साहिब और तात्या टोपे को दोस्तों बहुत ही मतलब कि इनका बहुत ही योगदान था 1857 क्रांति में। तो नाना साहिब और तात्या टोपे थे दोस्तों कहाँ पे लीड कर रहे थे, कानपुर में। तात्या साहिब दोस्तों कौन थे, तात्या साहिब थे नाना साहिब के सेनापति, ठीक है, और बहुत ही मतलब कि योग्यवान ये सेनापति थे। तो इस टाइम सर कॉलिन कैंपबेल यहाँ पे दोस्तों इस रिवोल्ट को दबाया। उसके बाद लखनऊ में बात करेंगे दोस्तों बेगम हजरत महल, ये थी दोस्तों वहाँ की लीडर। और इस टाइम पे दोस्तों हेनरी लॉरेंस था जिसने इस रिवोल्ट को दबाया। झांसी में दोस्तों आपने सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई, और ओरिजिनल नेम था रानी लक्ष्मीबाई का दोस्तों मणिकर्णिका। इनका क्या नाम था दोस्तों, मणिकर्णिका, ठीक है। तो याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनका ओरिजिनल नेम था दोस्तों मणिकर्णिका। और यहाँ पे दोस्तों जनरल ह्यूग्स रोज ने इसको सप्रेस किया। फिर आगे चलेंगे, इलाहाबाद एंड बनारस में दोस्तों लियाकत अली थे और कॉलोनल ऑन सेल ने दोस्तों इस रिवोल्ट को दबाया। और यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों फैजाबाद में मौलवी मोहम्मद उल्ला था, ठीक है। फैजाबाद में मौलवी मोहम्मद उल्ला थे जो कि लीड कर रहे थे फैजाबाद के रिवोल्ट को। तो इस टाइप से दोस्तों आप देखेंगे ये सबसे ज़्यादा यूपी में फैला, ठीक है। और नॉर्थ में भी इसका मतलब कि नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में इसका दोस्तों ज़्यादा वर्चस्व था, जबकि साउथ में ऐसा नहीं था। देखो साउथ में दोस्तों ट्रेडर्स ज़्यादा थे, तो जिनका अंग्रेज़ों से या जितने भी यूरोपियन से ट्रेड हुआ करता था, तो उन्होंने इस रिवोल्ट का साथ नहीं दिया, क्योंकि रिवोल्ट का साथ देने से उनको लगता था फिर से राजा महाराजाओं का राज आ जाएगा और जो हमने ये पूरी संपत्ति कमाई है ये सब चीज़ चली जाएगी। तो इसलिए साउथ के जितने भी व्यापारी थे उन्होंने इसका साथ नहीं दिया, प्लस जो भी पढ़े लिखे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे उन्होंने भी इसका साथ नहीं दिया। उन्होंने बोला ये एक सिपाही विद्रोह है,
ये क्या है दोस्तों, क्यू है, जैसे कि अभी तानाशाह के पास होती है सेना, ऐसा ही कुछ सिस्टम है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बांदा में थे दोस्तों, बांदा में नवाब अली बहादुर। तो ये है दोस्तों पूरा 1857 का रिवोल्ट। हम बात करेंगे दोस्तों इसके इम्पैक्ट क्या हुए। तो इसके इम्पैक्ट हुए दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग अनाउंस्ड द क्वींस प्रोक्लेमेशन एट इलाहाबाद दरबार ऑन 1 नवंबर 1858। तो दोस्तों जो क्वीन थी इंग्लैंड की, उसी के ब्याह पे यहाँ पे एक एक्ट पास की जाती है, जो कि 1 अगस्त या 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद के दरबार में दोस्तों यहाँ पे लॉन्च की जाती है, अनाउंस की जाती है। इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी थी, नो फर्दर टेरिटोरियल एक्सपेंशन, मतलब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं करेगी। एंड ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। नो इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर, जैसे कि सती प्रथा पर रोक लगाई गई, विधवा पूर्ण विवाह नियम चलाया गया, इन सभी में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दोस्तों इस 1857 क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडियन के विरुद्ध बहुत मतलब कड़ा रवैया हो गया दोस्तों, बहुत ही रूड उनका बिहेवियर था इसके बाद। क्योंकि कानपुर में दोस्तों, कानपुर में नाना साहब थे, नाना साहब के मना करने के बाद भी दोस्तों कानपुर में बहुत ही बड़े पैमाने पर दोस्तों मारकाट की गई, रेप किया गया। जो भी इंग्लैंड के स्त्रियाँ थी या वुमेन्स थी, बच्चे थे, सभी को मार दिया गया। तो इसी प्रोपेगेंडा का यूज करके दोस्तों इंग्लैंड में जो इंग्लैंड के विरुद्ध थे, मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध थे कि भाई आप इंडिया पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको भी अपने साथ मिला लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये इस जेनोसाइड का बदला भी लेते हैं। जो सेम घटना इंडियन ने की थी, किसके साथ, ब्रिटिश के साथ, वही फिर से जब ये लौट के आते हैं, ये फिर से कानपुर में पूरी तरह से इसी टाइप से करते हैं। और जो गंगा किनारे जितने भी पेड़ हैं दोस्तों, वहाँ पे हर पेड़ पे एक एक फांसी, मतलब एक एक आदमी को फांसी पे लटका दिया जाता है। देखो कितने पेड़ होंगे तो कितनी फांसी लगाई गई थी, और तोप के सामने खड़ा करके सभी को उड़ा दिया जाता है, जिससे कि आगे आने वाले फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो। तो 1857 क्रांति फेल क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों लैक ऑफ लीडरशिप थी, यहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन का साधन नहीं था। और दोस्तों इसमें बहुत सारे राजाओं ने किसका साथ दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया। तो इस टाइप से ये फेल हो जाती है। बट अब क्या होगा दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे रिफॉर्म करना बंद कर देगी। देखो जैसे कि सती प्रथा पे रोक लगाया था, तो ये गलत था दोस्तों, इस पे रोक लगना चाहिए था, जिससे कि यहाँ पे सुधार हो जाए। बट अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो इंडियंस हैं वे पागल हैं, बदतमीज हैं और जाहिल किस्म के इंसान हैं, इनको आप रिफॉर्म से नहीं सुधार सकते हैं, इनको डंडे की भाषा समझ में आती है। तो यहाँ पे रिफॉर्म होने बंद हो गए। बहुत छोटे मोटे के रिफॉर्म होते थे दोस्तों, छोटे मोटे, जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को फायदा होता था। इंडियंस एंड ब्रिटिश सब्जेक्ट्स विल बी ट्रीटेड इक्वली। तो यहाँ पे दोस्तों इंडियंस और ब्रिटिश को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सभी के लिए लॉ इक्वल होगा, और इक्वल ऑफिस इन एडमिनिस्ट्रेशन विल बी ओपन टू ऑल सब्जेक्ट। तो सभी के लिए दोस्तों कानून की व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, सभी चीज़ें यहाँ पे इक्वल होगी। फिर हम बात करेंगे दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसके तहत दोस्तों अपॉइंटमेंट किया गया वायसराय का। इंडिया वॉज टू बी गवर्न बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्न नहीं करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्न करेगी डायरेक्ट थ्रू दी वायसराय। दी वायसराय वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। अब दोस्तों वायसराय क्या होगा, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब कि इसके बीच में कोई भी नहीं होगा, डायरेक्ट बात किससे होगी, वायसराय से होगी। ठीक है। कैनिंग बिकम द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वर एंड अपॉइंटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या बनाया गया दोस्तों, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है। तो ये था दोस्तों 1857 और लॉर्ड कैनिंग। अब हम दोस्तों
गांधी पीरियड के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो गांधी पीरियड से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे मैं गांधी पीरियड को बताऊंगा और साथ में दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम थ्योरी में छोड़ देते हैं बट दोस्तों ये पूछे जाते हैं, तो ये सभी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो गांधी पीरियड में दोस्तों पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे दोस्तों, फिर इनके टाइटल्स बुक्स की बात करेंगे, कब ये इंडिया आए, क्या क्या काम किए इन्होंने, ये सभी चीजें आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चाइल्डहुड नेम, मतलब इनके बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम था दोस्तों मैन्यू। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों और कहां पे हुआ? पोरबंदर गुजरात में हुआ दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। देखो 2 अक्टूबर सभी को पता है, 1869 सभी को नहीं पता है, तो आपने डेट भी अच्छे से याद रखनी है और ईयर भी अच्छे से याद रखना है। इनका रियल नेम कई बार पूछा जा चुका है, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम दोस्तों पुतलीबाई था और फादर थे दोस्तों इनके करमचंद और वाइफ थी दोस्तों इनकी कस्तूरबा गांधी। ये सभी चीज आप जानते हैं। अब इनके बेटे थे दोस्तों 4, कहीं कहीं पे आपको 5 दिखेंगे पर 5 नहीं थे, 4 थे। जैसे कि दोस्तों पहला था इनका हरिलाल, मनीलाल दूसरे थे दोस्तों, रामदास तीसरे थे और 4th नंबर पे दोस्तों देवदास। तो ये 4 इनके बेटे थे और 5वां दोस्तों किसको बोला जाता है? देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज को दोस्तों गांधी का 5वां बेटा बोला जाता था, बट दोस्तों ये गांधी के 5वें बेटे नहीं थे, ये दोस्तों अलग थे, बट इनको बोला जाता था गांधी के 5th सन। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों इनकी बुक्स के बारे में। तो बुक्स यहाँ पे कई बार पूछी जा चुकी है, तो सबसे पहले बुक की बात करेंगे इंडियन फ्रेंचाइज बुक। तो इंडियन फ्रेंचाइज बुक के ऑथर हैं दोस्तों महात्मा गांधी, और यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हैं? कंडीशन ऑफ इंडियन इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में दोस्तों इंडियंस की क्या दुर्दशा है, क्या कंडीशन है, उसके बारे में इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। द ग्रीन पैम्पलेट, ये भी दोस्तों किसने लिखी? गांधी जी ने लिखी। इंडियन ओपिनियन, ये भी दोस्तों गांधी जी ने लिखी। नवजीवन, ये गुजराती और हिंदी में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यंग इंडिया, ये दोस्तों 1919 में प्रकाशित की गई, लॉन्च की गई, ये डेट पूछी जा चुकी है। और ये भी पूछा जा चुका है यंग इंडिया के लेखक या ऑथर कौन है, और ये दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में थी। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हरिजन पत्रिका, ये 1933 में लॉन्च की गई, जो कि हिंदी लैंग्वेज में थी दोस्तों। और हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, ये भी एक बुक का नाम है दोस्तों, जो कि महात्मा गांधी जी की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। 3rd क्लास इन इंडियन रेलवे, ये भी दोस्तों महात्मा गांधी जी की बुक है। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम, ये बुक कई बार पूछी जा चुकी है। ये किसकी बुक है दोस्तों? ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। मौलाना अबुल कलाम आजाद की बुक है दोस्तों इंडियन विन फ्रीडम, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे इनकी उपाधियां, इनकी टाइटल्स के ऊपर। तो इनकी उपाधि दोस्तों, जब ये इंडिया में आए, साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए दोस्तों वकालत करके 1915 में, तो इनको बोला गया दोस्तों केसर ए हिंद। तो इनको केसर ए हिंद की टाइटल दी गई। और बाकी टाइटल्स की बात करते हैं दोस्तों, इनको क्रमवीर भी बोला जाता था साउथ अफ्रीका में। महात्मा उपाधि किसने दी दोस्तों? इनकी रविंद्रनाथ टैगोर ने दी दोस्तों, ठीक है। और फिर यहां पे 3rd नंबर की उपाधि आती है दोस्तों अधनंगा फकीर। अधनंगा फकीर का मतलब होता है दोस्तों, देखो ये कम कपड़े पहनते थे, तो विंटन चर्चिल ने दोस्तों जब ये सीढ़ियों से उतर रहे थे तब इनको बोला दोस्तों अधनंग फकीर, मतलब सेडिटियस फकीर। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों बापू किसने बोला? बापू बोला जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। भर्ती करने वाला सार्जेंट, जो भर्ती करने वाला सार्जेंट होता है दोस्तों, क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम इनको ये उपाधि दी गई थी, भर्ती करने वाला सार्जेंट।
राष्ट्रपिता दोस्तों इनको किसने बोला? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इनको बोला राष्ट्रपिता। तो ये कुछ उपाधि है दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी जेईई में, मैं जब चेक कर रहा था तो ये क्वेश्चन मिला मुझे। महाबोधिनी पत्रिका ये किसने लिखी दोस्तों? ये लिखी थी उमेश चंद्र दत्ता ने, उमेश चंद्र दत्ता ने। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों 1894 में क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ, फिर से 1906 और 9 जनवरी 1915 में, इनमें क्या क्या चीजें, क्या क्या एक्टिविटीज हुई थी। तो 1894 एडी में नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई दोस्तों, और ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी दोस्तों साउथ अफ्रीका में। देखो साउथ अफ्रीका में आज भी इनकी पूजा की जाती है, आज भी दोस्तों महात्मा गांधी जी की पूजा की जाती है साउथ अफ्रीका में, क्योंकि वहां पे गोरों और कालों का इन्होंने मतभेद बिल्कुल खत्म किया था। टोल स्टॉय फॉर्म इन अफ्रीका, टोल स्टॉय फॉर्म की दोस्तों, या फार्म, ये इसको फार्म बोलेंगे दोस्तों, इसको फार्म बोलेंगे। तो टोल स्टॉय फॉर्म या फार्म की स्थापना की थी अफ्रीका में 1906 में, और ये किसने की थी दोस्तों? गांधी जी ने, कई बार पूछा जा चुका है। सत्याग्रह मूवमेंट, सबसे पहले दोस्तों इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया कहाँ पे? अफ्रीका में। तो पूछा जाता है सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ पे चलाया इन्होंने? अफ्रीका में। उसके बाद दोस्तों इंडिया में चलता है, और ये चलाया दोस्तों 1906 में, क्योंकि 1915 से ये पहले पहले अफ्रीका में थे। और फिर 9 जनवरी 1915 को दोस्तों भारत आते हैं, और इसी दिन को दोस्तों भारतीय प्रवासी दिवस बोला जाता है, या प्रवासी भारतीय दिवस बोला जाता है। 9 जनवरी को, हर 9 जनवरी को, हर साल की 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं दोस्तों। अब देखो इनके टाइम पे क्या क्या एक्टिविटीज हुई थी। चंपारण सत्याग्रह हुआ था दोस्तों 1917 में। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? द फार्मर वर सफरिंग अंडर हैवी टैक्सेस एंड एन एक्सप्लोटेटिव सिस्टम। तो दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये ज़्यादा एक्सप्लोटेशन करती थी यहाँ के फार्मर्स का, और ज़्यादा हैवी टैक्स इनसे वसूलती थी, और फोर्सफुली इनको इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर करती थी। इसीलिए यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह होता है दोस्तों 1917 में, और डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे डेट भी पूछी जा चुकी है, और ये कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये भी पूछा जा चुका है। दे वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स अंडर द 3 काठिया सिस्टम। 3 काठिया सिस्टम पूछा जा चुका है कि किससे रिलेटेड है, तो आपने बताया दोस्तों इंडिगो की खेती से रिलेटेड है। चलिए फिर आगे चलेंगे हम। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों 1918 में हुआ, और यहाँ पे गए थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड गांधी। इनके गाइडेंस में दोस्तों लेट द फार्मर इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भी टैक्स का मुद्दा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड गांधी जी गाइड करते हैं यहाँ के फार्मर्स को। फिर उसके बाद इलाहाबाद मिल स्ट्राइक हुआ दोस्तों 1918। तो ये 3 स्ट्राइक या 3 यहाँ पे मूवमेंट चले गए थे, तो जो कि गांधी जी ने चलाए थे। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों नोट की। पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, जो इनके राजनीतिक गुरु थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु या पॉलिटिक गुरु कौन थे? ये थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। मोस्ट इंपोर्टेंट है गोपाल कृष्ण गोखले। नोट, राजा राम मोहन राय स्टेबलाइज्ड आत्मीय सभा इन 1814 एंड ब्रह्मो समाज इन 1828। जो राजा राम मोहन राय थे दोस्तों, जिन्होंने सती प्रथा का अंत कराया था दोस्तों, ठीक है, उसके सपोर्ट में थे। तो इन्होंने दोस्तों आत्मीय सभा 1814 में बनाई, और ब्रह्मो समाज 1828 में बनाया। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों दांडी मार्च की। दांडी मार्च आपको पता है क्यों हुआ था, मैं यहाँ पे ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा। ऑल्सो नोन एज सॉल्ट मार्च, नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं दोस्तों इसको, या फिर दांडी मार्च भी बोलते हैं। एंड दी दांडी सत्याग्रह वाज स्टार्टेड ऑन 12 मार्च 1930।
तो 12 मार्च 1930 में इसको दोस्तों स्टार्ट किया गया। और कहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों? साबरमती आश्रम से ये स्टार्ट हुआ था और ये चलता है दोस्तों 5 अप्रैल 1930 में। और ये ख़त्म कहाँ पे होता है दोस्तों? डांडी एक जगह है दोस्तों, नवसारी में एक जगह है डांडी, ठीक है। गांधी जी दोस्तों आगे चल के एक स्लोगन देंगे, ये स्लोगन क्या है? बहुत ही फेमस है, डू और डाई, मतलब करो या मरो, ठीक है। जब ये फाइनल हो जाता है कि अब अंग्रेजों को भगाना है तो ये एक नारा देते हैं, करो या मरो। तो पूछा जाता है करो या मरो या डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों गांधी जी। फिर हम बात करेंगे दोस्तों नोट की, द फिनोइक्स इंस्टीट्यूट इन द अफ्रीकन कंट्री वो सेट अप बाय द महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है तो आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे महात्मा गांधी इंट्रोड्यूस बेसिक एजुकेशन इन हिज आश्रम इन द ईयर 1946। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि ऐसे लीडर का नाम बताइए जिसने बेसिक एजुकेशन को बढ़ावा दिया था या उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले इन्होंने दोस्तों बेसिक एजुकेशन की शुरुआत की थी और ये कहाँ पे शुरुआत की थी? अपने आश्रम में, ठीक है। देखो दोस्तों आश्रम की बात कर रहे हैं तो साबरमती आश्रम किसका है दोस्तों? ये है महात्मा गांधी जी का। और सदाकत आश्रम ये है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सदाकत आश्रम किससे रिलेटेड है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। और साबरमती आश्रम कब बना था दोस्तों? 1915 में। जब भाई देखो इनके पास कोई बंगला तो था नहीं, अब ये अफ्रीका से आएंगे तो इनके लिए रहने के लिए क्या चाहिए? कुटिया बना दी इन्होंने, आश्रम बना दिया। तो ये बना था 1915 में। फिर हम बात करेंगे दोस्तों नोट द स्वराज पार्टी और द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 1923 बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। इसको आगे चल के पढ़ाने वाला हूँ बट यहाँ क्वेश्चन मिला मुझे, मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। तो स्वराज पार्टी को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी बोलते थे दोस्तों, ठीक है, जो कि 1 जनवरी 1923 में बनी। और ये किसने बनाई दोस्तों? चित्तरंजन दास ने बनाई और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होगा जो भी मैंने ये नोट लिखे हैं यहाँ से SSC जी कितना क्वेश्चन पूछता है। चलिए फिर आगे देखते हैं आगे कुछ। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर दोस्तों आप सभी क्लासेस का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं जो कि SSC जी पूछता है, जो कि SSC जी का टारगेटेड पोर्शन होता है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे हवाई में बात कर रहे हैं, हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं बट तरीका बिल्कुल अलग है। इसीलिए दोस्तों हम पूरे कोर्स को 120 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। 90% कवर हो चुका है मात्र 70 आवर्स में। और आपको सभी PDF डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाएंगी अगर आप इनरोल करते हैं। इनरोलमेंट फीस बहुत ही कम है दोस्तों, आप आ सकते हैं कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे इनरोल करके दोस्तों सभी क्लासेस का बेनिफिट उठा सकते हैं। ये मेरा नंबर है दोस्तों 9568738917। आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।